मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक हैदर है और मैं PMS 1 से हूँ और इस वक्त पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी सरगोदा का डायरेक्टर एडमिन हूँ। और यहाँ पर हम सरगोदा की ब्यूटिफिकेशन और इसकी ग्रीन बेल्ट्स की डेवलपमेंट और इसके पार्क्स डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ सरगोदा में सस्टेनेबल और ग्रीन जो है इनिशिएटिव्स हमारे का जारी सारी रहें और लोगों को एक अच्छी जो है इन्वायरमेंट मैसर हो। तो जहाँ तक ये सवाल है कि PMS का सफ़र जो है, देखें ये हर बंदा जो है, जो स्टूडेंट होता है, उसके कुछ ना कुछ ख्वाब, कुछ डिज़ायर्स होती हैं। कुछ तो उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं, उसका माशरा उसको बताता है, कुछ उसके दोस्त जो उसके कॉलेज फेलो, स्कूल फेलो, वो उसके साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे ही जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो ये एक आइडिया हमारी क्लास में फ्लोट होता था कि जी मुकाबले का इम्तिहान बड़ा ज़बरदस्त होता है, वो भी देना है। तो उस वक्त इतनी अवेयरनेस तो नहीं थी जो आज है, जो सोशल मीडिया है, जो बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं, नेट है, ये उस वक्त नहीं था। ये 1999 की बात है जब हम मास्टर्स कर रहे थे। तो उस वक्त इसका पहला जो है वो आइडिया जो है स्ट्रक हुआ ज़हन में कि ये भी एक चीज़ है जिसको हम अवेल कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसे हालात नहीं थे कि फ़ौरन उसको करूं कि वालिद साहब फौत हुए थे, तो अपने खुद ही सारा कुछ करना होता था और ट्यूशन भी पढ़ानी होती थी और कुछ काम छोटे मोटे करके अपने जो है हैंड टू माउथ रहकर काम करना होता था। तो उसके बाद 1999 में जब मास्टर्स हुआ तो उसके बाद लेक्चरशिप हो गई इंग्लिश में ही। तो फिर हालात बेहतर हुए तो इस तरफ आए कि ठीक है अब जो है इम्तिहान देते हैं। CSS की अटैम्प्ट्स भी ली तो वो अनलकीली ना हो सका या लकीली ना हो सका कि एक बड़ी लंबी डिबेट है कि ये लक है या अनलक है। लेकिन PMS हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। जब PMS का ये बैच आया पहला तो उसमें PMS में असल में आप कहेंगे कि जी 1999 में आपकी हुई है लेक्चरशिप, तो आप 2006 में क्यों हुए हैं? तो उसका जवाब ये है कि वो दरमियान में कोई बैच ही नहीं आया था। 2000 जो है उसमें आखिरी बैच PCS का आया था। उसके बाद मुशर्रफ का दौर था, सदर मुशर्रफ का, तो उन्होंने बिल्कुल इसको ख़त्म किया हुआ था। PCS या PSS इम्तिहान नहीं हो रहे थे। PMS का सबसे पहले 2006 में हुआ, उसमें मैं अपीयर हुआ और पहली बार हम उसमें कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये वालदैन की दुआएं थी, वालदा की, वालदैन तो नहीं थे, वालदा थी, उसकी दुआएं थी और अपने दोस्तों की, और अच्छी कंपनी थी, उसमें रहकर काम किया और पढ़ने का शौक़ था तो अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक प्रिविलेज्ड क्लास होते हैं, दे एंजॉय मोर प्रिविलेजेस देन कॉमन सिटीजन। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि उनका काम क्या है, काम कैसे कर रहे होते हैं, किन हालात में कर रहे होते हैं, अपने घर से दूर, अपने ज़िले से दूर, वालिदैन से दूर, और एक अजनबी माहौल में जाते हैं। वहाँ उनको यही चीज़ें देखकर इनिशिएटिव भी दिया जाता है और सम टाइम उनको पर्क्स भी दी जाती हैं। और लेकिन ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है ये उसके सीट टू सीट वेरी करती है, पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती होती हैं। और एक AC है या एक डिप्टी कमिश्नर है या उसके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं या जो सेक्रेटरीट में काम कर रहे होते हैं, दे हैव डिफरेंट पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंड देयर पेज आर आल्सो डिफरेंट। But at the same time, I would like to say that they are doing very much work for the betterment of this society. You know, sometimes we have no such umbrella on us as कि ये कोई गवर्नमेंट है, कोई नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपको हर वक्त नज़र आ रही होती है, काम कर रही होती है। आपको पॉलिटिशियन नज़र नहीं आ रहे होते कि वो फील्ड में काम कर रहे हैं और उनका तो एक अपना काम होता है, लेवल होता है। लेकिन जो फील्ड में काम कर होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो होती है पॉलिसीज़ की, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है, जो पॉलिटिशियंस बनाते हैं, जो हमारे जो वज़रा बनाते हैं, मिनिस्टर्स बनाते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है? वो ब्यूरोक्रेसी ने करनी है। तो ब्यूरोक्रेसी को जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप उनको उनकी डिज़ायर्स जो उनकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो जिसमें अच्छी गाड़ी है, घर है उनके लिए, और उनके लिए सिक्योरिटी है या अच्छा माहौल प्रोवाइड करना है, वो जब तक नहीं देंगे तो वो किस तरह काम कर सकेंगे? इसलिए ये मेरा ख्याल है कि उनको ये देनी भी चाहिए और उनको उसके मुताबिक उनसे काम लेना भी चाहिए। ये तो एक बात यह कि यू हैव in your question you have said that it's a myth, and myth means there is no fact in it. Myth is a myth. Myth means that it is baseless and it's factless. लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि वक्त बदल गया है और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी अब उस ज़माने में नहीं रह रहे जो आज से 25-30 साल पहले था कि ब्यूरोक्रेट ये कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के कमरे के आगे से कोई गुजर नहीं सकता। वो बातें ख़त्म हो गई हैं। इट्स एज ऑफ अवेयरनेस, एज ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया,
ईच एंड एवरी पर्सन इज वेल अवेयर अबाउट हिज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये अलग बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना करे, इस तरह ब्यूरोक्रेट्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आगाह हैं। और सम टाइम ये भी होता है कि इंसान की अपनी नेचर पर भी होता है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो वाकई हो सकता है, या जो हमारे ऑफिसर्स हैं कि वो अपने दरवाजे बंद कर लेते हों आम क्लाइंट्स के लिए, लोगों के लिए, लेकिन मोस्टली जो है 99% लोग जो हैं वो मिलना भी पसंद करते हैं, उनमें घुल मिल जाना भी पसंद करते हैं, और वो उन लोगों के मसाइल को समझना भी पसंद करते हैं कि असल में हैं क्या। तो अब ये जो बात है इस एज में मैं नहीं समझता कि प्रैक्टिकेबल है या इम्प्लीमेंट होने वाली है कि हम जो है वो आवाम से, लोगों से दूर रहकर उनके मसाइल को समझेंगे या हल करेंगे। जितना हम उनके करीब जाएंगे, कम्युनिकेशन गैप को कम करेंगे, उनके पास बैठेंगे, वो हमें ऑन करेंगे, हम उनको ऑन करेंगे। ये टू वे जो है ट्रैफिक है, वो हमें ऑन करेंगे, हम उनको ऑन करेंगे, तो इससे मसाइल भी हल होंगे और ये जो मिथ ब्रेकिंग है ये भी हो जाएगी। बात यह है कि सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो अखलाकियात का जो है जनाजा निकला हुआ है। और सोशल मीडिया के जो पर्सन्स हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, वो पहले बात की तहकीक भी नहीं करते कि बात में कितनी हकीकत है, और उस बात के ऊपर किसी ने अगर एक तस्वीर शेयर कर दी है तो उसके ऊपर 50-100 कमेंट्स शुरू हो जाएंगे, और 50 और 100 और 500 कमेंट्स शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो है उसके ऊपर लान तान शुरू हो जाएगी कि ये अफसर ये नहीं कर रहा, इसने ये कर दिया है, ये कर दिया है। अगर उसकी थोड़ी सी तहकीक करने के बाद उसको मतलब फैलाएं तो बड़ी मतलब मुस्बत उसके रिजल्ट्स निकलेंगे। ये कोई इसमें शक नहीं कि सोशल मीडिया को काम कर रहा है, और इसके प्रेशर्स भी हैं, और इसके प्रेशर में आकर हमारे बहुत से ऑफिसर जो हैं वो बेहतर काम भी करते हैं, यानी कि वो डिलीवर भी करते हैं। उनको हम सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए उनको पता चल जाता है कि मेरे शहर में, इस इलाके में, ज़िला में क्या हो रहा है और मुझे कहाँ पर इंटरवीन करना है, कैसे उसको बेहतर करना है। और मैं आपको बताऊं कि हम तो सोशल मीडिया को, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो अपने काम की प्रमोशंस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं PHA में हूँ तो हमारा PHA का अपना एक पेज है, हम फेसबुक पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं। हम जितने प्रोग्राम करते हैं, जितनी प्लांटेशन करते हैं, उसको हम अपने उसके मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, और इस तरह हमें फीडबैक मिलता है तो हम उसको भी रियलाइज़ करते हैं कि ये फीडबैक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमें इसमें खामियां हैं हमारी, या हमें इसमें कोई मुस्बत काम बेहतर करना है या नहीं करना। तो प्रेशर उस वक्त आता है कि अगर कोई सोशल मीडिया के ज़रिए हमें कोई ब्लैकमेल करना चाहे, कोई ऐसा एलिगेशन लगा रहा हो कि जी ये डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर या ये ADC या डिप्टी जो भी है ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये कर दिया, ये नहीं करना था, तो उसमें सिर्फ तहकीक का पहलू नहीं होता। ये चीज़ हमें जो है वो तंग करती है कि तहकीक करने के बाद, उस अफसर से पूछने के बाद उस बात को फैलाएं, सोशल मीडिया पर नहीं, जहाँ मर्जी फैला दें, लेकिन कम अज़ कम उसकी जो है फैक्चुअल पोजीशन तो पहले ले लें कि इसमें फैक्ट्स कितनी है, व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ फैक्ट इन इट एंड व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ मिथ इन इट। जब हम काम कर रहे होते हैं फील्ड में, तो आए दिन जो है हमारे सामने कई इवेंट्स भी होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं, और उसमें कुछ इम्प्रेसिव भी होते हैं, और कुछ जो है वो दिल को गम में मुब्तला करने वाले भी होते हैं। तो जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल था, तो उसमें जब 2014 का ये साल था, 2014, तो बहुत बड़ा सैलाब आया था। तो उसमें जब हमने काम किया था तो वो आज भी मुझे याद है, उसके शाम और उसकी रातें, उन दिनों की जब सारी सारी रात हम जो सैलाब में फंसे हुए लोग थे उनको रेस्क्यू करते थे, फिर उनके खाने का इंतज़ाम करते थे, फिर उनके लिए हमने जो रिलीफ कैंप्स लगाए थे, फिर हमने उनके लिए जो बाद में उनकी फसलें जिनको नुकसान पहुंचा था उनके एस्टिमेट्स लगवाए कि कितने की थी। और फिर उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ज़बरदस्त काम किया और उन्होंने उनके लिए रिलीफ का इंतज़ाम किया, उनके लिए कंपनसेशन का इंतज़ाम किया, और हर फार्मर को, हर किसान को हमने बड़े बाइज़्ज़त तरीके से एक अपने सिस्टम के अंदर बुलाकर उनको और उनकी फसलों का तखमीना लगाकर, एस्टिमेट लगाकर उनको कंपनसेट किया। तो जब वो उन लोगों को जब मैं रिलीफ कैंप में पहुंचाता था, एक उनको पानी में घिरे हुए लोगों को, तो उनकी जो खुशी होती थी, वो जो दुआएं देते थे, खुश होते थे, और उसके बाद जो उनको रिलीफ में देता था, जब कंपनसेट करते थे उनको इन दी शेप ऑफ कैश और इन दी शेप ऑफ फूड एक्स्ट्रा एंड फूडर फॉर द एनिमल्स, तो उनकी जो खुशी होती थी दिदनी होती थी, और वो जो एक रिलीफ महसूस करते थे वो मुझे आज तक नहीं भूला। और मैं ख़ुद भी पसंद करता हूँ कि ऐसे काम हों जिसमें हम जो लोग हैं जिनको जो तकलीफ़ में हैं, चाहे वो किसी भी तकलीफ़ में हों, मतलब उनको रिलीफ जब दिया जाए, जब वो दुआ देते हैं आपको, जब आप उनको समझते हैं कि आपने रिलीफ पहुँचाया है सच्चे दिल के साथ, तो बड़ा मज़ा आता है।
तो ये मुझे कभी नहीं भूलता, ये जो हमने तकरीबन 3 महीने काम किया था उन दिनों में और दिन रात लगा कर किया था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमारी जो है वो 1 साल की या 2 साल की मेहनत कैसे होती है। तो इसमें देखें बात यह है कि वो दौर और था, उस वक्त हमें ये जो है नेट और सोशल मीडिया पर चीज़ें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो ये 2003-4 की बात है, 5 की बात है जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे। और इस तरह की मतलब वो नहीं था कि आप फ़ौरन किसी से रब्ता करें और आपके साथ नोट्स शेयर हो जाएं, आपके साथ जो है वो पूरी बुक शेयर कर दें। तो इसके लिए हमें तो ट्रैवल करना पड़ता था। सच्ची बात है कि मैं चिन्योट में मैं था, चिन्योट ही मेरा शहर है, वहाँ पर ही मैं लेक्चरर था। तो जब भी हम कोई इस तरह की चीज़ करनी होती थी तो लाहौर जाना पड़ता था, वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करनी है, नोट्स लेने हैं, दोस्तों को मिलना है जो पहले तैयारी कर रहे हैं। तो लेकिन एक चीज़ ही इसका जो है मेन जो है, मैं सबसे मुखातब हूँ जो स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, जो एस्पायरेंट हैं, जो वांट टू अपीयर इन CSS एग्ज़ाम और PMS एग्ज़ाम, कि एक ही इसकी की है, वो है मेहनत इसकी। और मेहनत सिर्फ ये है नहीं कि जो भी आपके पास सिलेबस है वो पढ़ें, मेहनत ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करें और अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें। टॉलरेंस का मतलब ये है कि जब आप बैठते हैं स्टडी करने के लिए, कि आपके अगर ज़हन में है कि मैंने 3 घंटे बैठना है तो फिर 3 घंटे बैठ के पढ़ें। ये नहीं कि 15 मिनट बाद सिगरेट की तलब हो रही है तो वो पीने चले जाएँ, 15 मिनट बाद किसी और को दोस्त ने बुला लिया तो फिर उसके साथ चले जाएँ, गपशप लगा कर आ जाएँ। और 3 घंटे इस तरह पूरे हों तो उसमें से क्या टाइम बचेगा? आधा घंटा। आप कहेंगे नहीं 3 घंटे आज पढ़ा है, पर ये नहीं। जब 3 घंटे 4 घंटे का आपने टारगेट किया है तो यू मस्ट हैव टॉलरेंस टू द एक्सटेंट दैट कि आप वो 4 घंटे वहाँ पर उस कमरे के अंदर कैद होकर बैठे हुए हों और पढ़ रहे हों और आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि जनरल नॉलेज और ऐसे, ये जनरल नॉलेज और ऐसे जो है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने से इसके ऊपर आपकी ग्रिप बनती है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने का मतलब ये है कि आपने एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी है, नावल भी पढ़ने आपने शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़नी है, आपने उसके बाद बायोग्राफीज भी पढ़नी है, आपने अखबार भी पढ़नी है, आर्टिकल भी पढ़ने हैं आपने और आपके कोई मैगजीन्स आते हैं आपके इलाके में या आपको उसको आपकी एक्सेस है उन तक किसी लाइब्रेरी में या कोई मैगजीन आप लगवा लेते हैं तो वो पढ़ें, जैसे रीडर है, इस तरह के और बड़े मैगजीन्स थे उस वक्त, अभी शायद होंगे, तो उनके स्टडी करेंगे। उसमें से फिर अपने छोटे छोटे नोट्स बनाएं, अपनी एक कलम रखें अपने पास और एक आपके पास डायरी हो, कोई लाइन आपको अच्छी लगती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, उसको अपने उसमें पेन डाउन करें, लिखें उसको। और उसको आपको डायरी आपके पास होनी चाहिए, कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो तो पास हो। अच्छा वर्ड भी आपने लिखा है, वोकैबुलरी आपने बेहतर की है, तो उसको जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो फिर वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा, वो लाइन आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी। अगर कोई आपको पूरा एक पैराग्राफ अच्छा लगा तो पूरा वो भी लिख सकते हैं आप। और ये आपको जब आप इम्तिहान में बैठे होंगे तो वो पैराग्राफ, वो वोकैबुलरी, वो सेंटेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऐसे के लिए आप लाजमन एक उर्दू की न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लाजमन रोज़ाना पढ़ें, उसके आर्टिकल पढ़ें, उसका एडिटोरियल पेज पढ़ें। फिर उसके बाद कोशिश करें कि आप रोज़ाना या 2 दिन 3 दिन बाद एक ऐसे खुद लिखें और किसी भी अपने ट्यूटर से, अपने किसी कोलीग से, किसी अपने दोस्त से हेल्प लें, अपने किसी टीचर को हायर कर लें, क्योंकि ये गाइडेंस के बगैर ये जो है काम नहीं होता कि आपका ऐसे की खूबियाँ और खामियाँ ये आपके गाइड ने आपको बतानी है, आपके ट्यूटर ने, आपके टीचर ने आपको बतानी है कि ये आपके किस तरह इसको शुरू किया था, इसमें क्या होना चाहिए था, आपने इसका जो मिडल पोर्शन होता है उसको कैसे डेवलप करना है, आगे कैसे लेकर जाना है, उसका कंक्लूड कैसे करना है आपको, और आपने अपने उसमें व्यूज़ कैसे देने हैं कंक्लूजन में, एक बैलेंस्ड अप्रोच कैसे रखनी है आपने। ये आपका जो गाइड है, जो आपका टीचर है, वही आपको बता सकता है। प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें, बार बार लिख कर पेश करें, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सबसे पहले तो मैं यही आपसे पहले भी मैंने पिछले क्वेश्चन में यही कहा कि बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उसको अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करके उनको बैठना होगा कि ये चीज़ उनसे जो है ना वो दिल से निकालनी होगी कि मैंने 15 मिनट, आधा घंटा, घंटे बाद यहाँ से निकलना है। और टाइम उसको उनको एक टाइम टेबल बनाकर अपने बाकी रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, जो टाइम उनकी मसरूफियात हैं, उसमें से कि देखें उनका टाइम कौन सा बनता है। कंसिस्टेंटली इस तरह ही वो आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं कि जब आप अपने टाइम को कैलकुलेट करेंगे कि यार मैंने ज़ोर के बाद शुरू करना है और मैंने शाम 4 बजे तक पढ़ना है, ये 5 बजे तक पढ़ना है, ये आपने फिर इसके बाद इसको कंसिस्टेंटली अपने ऊपर जबर करके बैठना है। और वो आपने ज़हन में वो रखनी है प्लेस कि जहाँ आपने पहुँचना है। जब वो जगह रख लेंगे ज़हन में कि मैंने उस चेयर तक पहुँचना है, और उसके लिए यही है कि मैं यहाँ पर इस चेयर पर या इस चारपाई पर बैठा हूँ 4-5 घंटे, ये अभी मेरे लिए ये मुश्किल है, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाऊँगा तो आसानियाँ ही आसानियाँ हैं।
तो ये सिर्फ आपकी टॉलरेंस है, आपके ऊपर अपने ऊपर आपने जबर करना है, आपके अपने आप को जो है ना वो मुशक्क़त में डालना है। मुशक्क़त के अलावा कोई आपके कान पकड़ कर नहीं बिठा सकता, आपको कोई आपके माँ बाप नहीं बिठा सकते। माँ बाप को क्या पता, आप कमरे में बैठे हैं तो आप सिगरेट पी रहे हैं या आप अपना कोई बहुत नावल पढ़ रहे हैं या आप कोई उसमें मतलब जो है वो टार्जन की स्टोरीज पढ़ रहे हैं, तो उनको तो नहीं पता। उनको तो यही पता है कि ये बट है यार, बेटा बैठा हुआ है। लेकिन बात यह कि आप पढ़ क्या रहे हैं और कितनी कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका जो सबसे मेन है कि आपको जो गाइड करने वाला होगा, आपके लिए कोई ट्यूटर होगा, किसी से आप गाइडेंस लेते होंगे तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहेगा कि आपने इसको इस तरह डेवलप करना है, इस तरह डेवलप करना है। और ये जो आपके गाइड होते हैं या ट्यूटर होते हैं, ये न सिर्फ आपको आपका मुतालिया के लिए बताते हैं कि क्या पढ़ना है, बल्कि बताते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो ये कैसे पढ़ने वाला सवाल जो है, ये जवाब जो है वो देते हैं कि आपको कैसे बैठकर पढ़ना है, कौन कौन सा मटेरियल है जो आपने पढ़ना है, वो इंटरेस्टिंग भी हो, जिससे आपकी जो है वो कंसंट्रेशन लूज भी ना हो। भाई आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं तो खुद इसको एंड में बात करना चाहता था इस पर कि देखें, इदारे जो होते हैं ये हमारी जो है वो हेल्प के लिए होते हैं। बच्चों की ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर एक डिज़ायर है और डिज़ायर भी ईगर है, शदीद डिज़ायर है, तो उनके लिए इदारे बड़े ज़रूरी होते हैं। मैंने आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एक अरसे तक जाता रहा हूँ, क्लासें भी अटेंड की हैं, लेक्चर्स भी दिए हैं, लेक्चर्स लिए भी हैं, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन भी की है, उनको अपनी मतलब बात सुनाई भी है, उनसे सुनी भी है। तो मेरा बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मुझे अपने वो जो है स्टूडेंट लाइफ याद आ जाती थी कि मैं जी क्लास में बैठा हूँ और बातचीत कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा माहौल है। बड़े प्यार करने वाले टीचर्स भी हैं, मेहनती भी हैं और उनका बड़ा शानदार रिज़ल्ट भी है। अच्छे उन्होंने स्टूडेंट्स तैयार किए हैं जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन जो है मुख्तलिफ इम्तिहानात में, CSS में, PMS में, दीगर इम्तिहान भी हैं। इंस्पेक्टर पुलिस किए आ जाते हैं, इंस्पेक्टर एक्साइज किए आ जाते हैं, FIA में सीट्स पोस्ट्स आ जाती हैं, तो उनके लिए वो प्रिपेयर करवाते हैं, अपनी तैयारी करवाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलें, कोई तो इन प्यासों की प्यास बुझाने वाला मौजूद है, इनको गाइड करने वाला मौजूद है कि और उनके अपने शहर में बैठा है, मतलब जो सरगोदा के हैं उनके लिए बड़ा ये एक सरमाया है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो जाएं और उसको मतलब फुल अवेल करें। बात अवेल करने की है कि आप एक दिन जाएंगे फिर छोड़ जाएंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं। हफ्ता जाएंगे फिर छोड़ जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। एक आप कंसिस्टेंसी के साथ अपनी और पूरी हिम्मत के साथ जाते रहें, अल्लाह ताला ज़रूर आपको आपकी मेहनत का अजर देगा। ये मेरा ईमान है और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। मैं आखिर में यही फिर कहना चाहूँगा कि आप सबका इकरा अकेडमी का, आपके जिन्होंने आपको भेजा है, जो आप मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, आप सबका शुक्रिया। और मैं कहना चाहूँगा कि इकरा अकेडमी एक वाइटल रोल प्ले कर रही है इसमें, अपना स्टूडेंट्स को तैयार करने में, जो अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं, इस मुल्क में रहकर यहाँ के बासियों की, यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करना चाहते हैं। तो दुआ है मेरी इकरा अकेडमी के सब जो टीचर्स हैं, जो वहाँ पर लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत और तौफीक दे और वो इस तरह अपना काम जारी और सारी रखें। मेहरबानी।